Welcome students. Today our topic is numerical changes in chromosomes for BSc part 1. न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम यानी गुण सूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन। ज्यादातर प्रजातियों में सभी सदस्यों में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कांस्टेंट या फिक्स्ड होता है और अलग अलग प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या डिप्लॉयड होती है, जबकि इनके जो गैमीट्स होते हैं युग्मकों की में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित या हैप्लॉयड होती है। तो कई बार प्राणियों में कुछ क्षेत्रों में एंडोमाइटोसिस के कारण क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है और क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन के साथ ही प्राणी के जीवन क्षमता वायबिलिटी और लक्षण विभिन्नताओं में असमानता दिखाई देती है। तो गुणसूत्रों में जो परिवर्तन होता है उनको देखेंगे। तो अगर हम देखें तो गुणसूत्रों में होने वाली जो संख्यात्मक परिवर्तन है ये दो प्रकार के हैं मुख्यतः। एक तो सुगुणिता यूप्लॉइडी, दूसरी असुगुणिता एन्यूप्लॉइडी। तो आज हम करेंगे यूप्लॉइडी के बारे में, सुगुणिता के बारे में। तो सुगुणिता में क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, कायिक कोशिकाएं, इनमें गुणसूत्रों के समुच्चयों में चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है। और अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चयों का जो गुणज में पाया जाता है इसको यूप्लॉइडी सुगुणिता कहलाता है। तो गुणसूत्रों के यानी कि जो वेरिएशन इन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है इसमें। तो ये निम्न प्रकार के हैं, जैसे हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, अगुणिता, द्विगुणिता और बहुगुणिता। सबसे पहले देखेंगे हैप्लॉइडी, अगुणिता या एक गुणिता। ये वह अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम्स का एक सेट, एक जीनोम उपस्थित हो जाता है, उसे अगुणित कहते हैं। यानी गुणसूत्रों का एक समुच्चय या एक जीनोम उपस्थित हो। समझ गए? अब इसमें अगर देखें तो के जे काशा एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन हैप्लॉइड का निम्नानुसार किया है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च की थी इसके बारे में। तो आप देखो इसमें हैप्लॉइड को दो में डिवाइड किया, एक यू हैप्लॉइड है, एक एनयू हैप्लॉइड है। अब जो यू हैप्लॉइड है उसमें मोनोहैप्लॉइड और पॉलीहैप्लॉइड है। और पॉलीहैप्लॉइड के फिर दो डिवीजन है, एलो पॉलीहैप्लॉइड और ऑटो पॉलीहैप्लॉइड। अगर अगुणितों की उत्पत्ति और उत्पादन को देखें, ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, तो ज़्यादातर जो हिम्नोप्टेरा के जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें नर सदस्य सामान्य रूप से अनिषेचक जनन द्वारा अगुणित रूप से उत्पन्न होते हैं। और इनमें जो रानी और श्रमिक होते हैं, वर्कर्स, ये द्विगुणित होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया पाई जाती है इसमें। ठीक है। और अगर प्लांट्स में देखें तो टमाटर, कपास के पौधों में ये देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो माइटोटिक डिवीजन है आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो जैसे गैमीट्स बने, एग और स्पर्म, और वो साथ ही रह गया। पार्थिनोजेनेसिस से फिर हैप्लॉइड स्पोरोसाइट, यानी जैसे स्पर्म है तो पार्थिनोजेनेटिक प्रकार से उसकी क्रिया होती है और एन हैप्लॉइड स्पोरोसाइट ही रह जाता है। और या किसी कारण से क्रोमोसोम लॉस हो गया तो हैप्लॉइड स्पोरोसाइट रह जाता है इसमें। तो अगर इसको देखें हम तो इनकी कृत्रिम रूप से अगर देखते हैं इसको, तो इसके उत्पादन को निम्न विधियों से हम इसको कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 एंथर कल्चर से पराग संवर्धन, दूसरा है कोल्चिसिन ट्रीटमेंट, उससे भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, दूरस्थ संकरण,
फिर चौथा है डीलेड पॉलिनेशन, विलंब परागकण। फिर पांचवा है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। छठा है तापक्रम आघात या टेम्परेचर शॉक, एक निश्चित समय के लिए अगर नियमित अंतराल से हम इसको देते हैं टेम्परेचर को, जैसे कि एग्जाम्पल है राई के स्पाइक को अगर -3 डिग्री पर 30 मिनट तक 6 घंटों का नियमित अंतराल से अगर करते हैं तो 20 घंटे पश्चात पराग कणों में अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यानी अपन इसको प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। तो अब इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं? यानी अगुणितों के आकारिकी लक्षण, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ हैप्लॉइड। तो जो अगुणित पादप होते हैं ये सामान्य नॉर्मल पादपों की तुलना में इनका आकार छोटा और दुर्बल होता है, क्योंकि एक क्रोमोसोमल सेट कम होता है। इसमें अगुणित पादप की सभी कायिक और पुष्पीय रचनाओं में आकार में कमी होती है, जीवन क्षमता कम होती है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी लगभग आधा हो जाता है नॉर्मल से। और इनमें बीज और परागकण का जो डायमीटर है वो भी कम हो जाता है। अब इनमें कोशिका विज्ञान के हिसाब से यानी साइटोलॉजी ऑफ हैप्लॉइड्स देखिए, अगुणितों का कोशिका विज्ञान। तो इनमें जो प्लांट्स हैं, अगुणित प्लांट्स और एनिमल्स, इसमें स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, बंध्यता। और इनकी जो जीवन क्षमता है ये भी बहुत कम होती है। न्यूक्लियस के निर्माण के दौरान क्या होता है कि क्रोमोसोम्स दोनों ध्रुवों पर वितरण असमान होता है। तो क्या होता है, जो गैमीट्स हैं उनमें अलग अलग संख्या में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो गैमीट्स होते हैं उनमें जीवन क्षमता नहीं पाई जाती और ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो यानी कि आनुवांशिक दृष्टि से शुद्ध होते हैं, लेकिन ये इनमें जीनों में केवल एक ही समुच्चय पाया जाता है। बस एक यही इसका पॉइंट है जो प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो। अब फिर हम देखते हैं कि डिप्लॉइडी, द्विगुणिता। तो जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनमें द्विगुणित होते हैं ये 2n, और इनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के दो समुच्चय पाए जाते हैं 2n। और इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है सामान्य सूत्री विभाजन करती हैं, जबकि जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है गैमीट्स के अंदर। फिर हम देखेंगे पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता। तो बहुगुणिता की घटना पौधों में ज्यादा पाई जाती है, प्लांट्स में, और मुख्य रूप से गेहूं, ज्वार, कपास, आलू, केला, गन्ना, गुलदाउदी, इनमें ज्यादा मिलती है। तो यानी इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, पौधों की लंबाई बढ़ जाती है। और ये घटना क्या है, एनिमल्स में कम होती है, स्पेशली कशेरुकियों में तो बहुत ही दुर्लभ होती है, और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये कहीं कहीं पे देखने को मिलती है। फिर इसके अंदर क्या क्योंकि रीजन क्या है कि इसमें जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम होती है, तो आगे बढ़ नहीं पाती है। और इसमें जो क्रोमोसोम्स के जो सेट्स होते हैं ये त्रिगुणित 3n, 4n, 5n प्रकार के होते हैं। तो अब ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से है जो पॉलीप्लॉइडी है, जैसे ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी और सेगमेंटल पॉलीप्लॉइड। तो अगर मान लो हम ये माने कि A1, B1, B2 और C ये 4 प्रकार के हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो B1 और B2 एक दूसरे से रिलेटेड है और इनमें विभिन्न प्रकार के पॉलीप्लॉइड्स बन जाते हैं। अब उन बनने को अपन किससे समझाएंगे, जैसे इस चित्र की सहायता से आप इसको देख करके समझ सकते हैं। तो इसमें है B1, B1, फिर सेगमेंटल टेट्राप्लॉइड है B1, B1, B2, B2, ठीक है। और एलो ट्राइप्लॉइड क्या है, B1 और C। एलो हेक्साप्लॉइड अगर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो B1, B1 और C। और ऑटो टेट्राप्लॉइड में B2, 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 B2। और हाइब्रिड में
ए, B1 और B2। तो जो ऑटोप्लॉइड्स हैं स्व बहुगुणित, उनको अगर देखते हैं तो इनमें जो है क्रोमोसोम्स की मूलभूत जो समुच्चय गुणित मल्टीपल रूप से पाए जाते हैं। और इनका मुख्य कारण क्या है कि जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, उसमें संख्या इनकी दुगनी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में। तो जैसे ए है तो ट्राइप्लॉइड में, ट्रिप्लॉइड में ए हो जाएगा 3 बार, और ऑटो टेट्राप्लॉइड में 4 बार ए हो जाएगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो भारत में दूब मिलती है, जिसको बोलते हैं साइनोडॉम डेक्टिलॉन। ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और आर्टिफिशियल रूप से जो इसके लिए कोल्चिसिन नामक केमिकल है जिसका यूज लिया जाता है। फिर हम देखेंगे ऑटो ट्रिप्लॉइड 3N, स्व त्रिगुणित। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं 3N जिनके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इनमें एग्जाम्पल जैसे मुख्य रूप से धतूरा है, ओइनोथेरा, गुलाब, चावल, और ये ज़्यादातर उद्यान विज्ञान वाले हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं। और इसमें हम बीज रहित सेब, नाशपाती, अंगूर, संतरा आप लोग बाजार में देखते होंगे, अमरूद, तरबूज, इनका उत्पादन होता है। तो ये इसका तरीका यही है कि ये किसी केमिकल के यूज लेकर के इनका इस तरीके से ऑटो ट्रिप्लॉइड्स बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑटो टेट्राप्लॉइड, स्व चतुर्गुणित। इसमें क्रोमोसोम्स का जो सेट है ना, वो 4 समुच्चय पाए जाते, और इनमें भी वही होता है कि फर्टिलाइजेशन के समय में सेपरेट नहीं हो पाते या सूत्री विभाजन के नहीं होने के कारण। और इनके मुख्य एग्जाम्पल है राई, मक्का, गेंदा, लिली, अंगूर और सेब। फिर नेक्स्ट है साइटोलॉजी ऑफ ऑटोप्लॉइड्स, यानी स्व बहुगुणितों का कोशिका विज्ञान। तो स्व बहुगुणितों में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो 2N से अधिक होती है, और इसमें जो गैमीट्स फॉर्मेशन होता है उसके समय में बाइवेलेंट के स्थान पर मल्टीवेलेंट का निर्माण हो जाता है। ठीक है। और इसमें सामान्य रूप से जो है जाइगोट नहीं बनता है। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो संख्या इनमें जो निर्मित जो जाइगोट्स होती है, इनकी गैमीट्स की संख्या अलग अलग होती है। कोशिका विभाजन के समय बाइवेलेंट के स्थान पर क्वाड्रीवेलेंट का निर्माण हो जाता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे जेनेटिक्स ऑफ ऑटोप्लॉइड्स, यानी स्व बहुगुणितों की अनुवांशिकी। तो बहुगुणितों में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का सेपरेशन, पृथक्करण, और द्विगुणितों से भिन्न होता है। तो बहुगुणितों में एक से अधिक प्रकार के विषम युग्मज पाए जाते हैं, क्योंकि समजात जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या 2 से अधिक होती है। तो यदि जीन सेंट्रोमियर के निकट हो तो गुणसूत्रीय पृथक्करण, सेपरेशन जो होता है, और जीन सेंट्रोमियर से दूर हो तो क्रोमेटिड का पृथक्करण होता है। अब अगर आप देखें तो एलोप्लॉइडी जो होती है, आप देखिए पर बहुगुणिता एलोप्लॉइडी, कई बार क्या होता है जो F1 हाइब्रिड होते हैं, वो 2 अलग अलग प्रजातियों में आए हुए जो गुणज जीनोम होते हैं इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। फिर 2 समुच्चय में प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल नीचे आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एक प्रजाति X में जीनोम AA है और Y में BB जीनोम है। अब इसमें जो F1 हाइब्रिड होगा उसमें AB जीनोम होंगे, और इनको अगर कोल्चिसिन ट्रीट करते हैं तो इनके दुगना होने से एलो टेट्राप्लॉइड का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो बहुगुणिता है इसको एम्फी डिप्लॉइड भी कहते हैं।
और अगर इसके अंदर दो भिन्न जातियां ले लें हाइब्रिड के लिए, तो इसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। अगर भिन्न जातियों का देखते हैं एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि एग्जाम्पल जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेफेनोब्रासिका। आपने पढ़ा होगा पूर्व की कक्षाओं में इसका एग्जाम्पल भी। एक वैज्ञानिक थे GD कॉर्पिचेनको। इन्होंने मूली और गोभी इन दोनों को आपस में हाइब्रिड कराया। तो मूली को बोलते हैं रेफेनस सटाइवस और गोभी को बोलते हैं ब्रासिका ओलिरेसिया। तो रेफेनस, आप एग्जाम्पल देखते जाइए चित्र में, जो रेडिश मूली है इसके अंदर जो संख्या होती है क्रोमोसोम्स की 18R है मान लो, और कैबेज में 18B। अब इन दोनों को जब हमने कराया तो इसमें डिप्लॉयड हाइब्रिड बना और उसकी संख्या हो गई 36 क्रोमोसोम्स, यानी बायोवेलेंट के रूप में उपस्थित हो गए। तो इसको बोलते हैं रेफेनोब्रासिका, नाम दे दिया इसको। फिर आप नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम रूप से अगर फिर हम कई एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रिटिकम स्पिल्टा। अब ट्रिटिकम स्पिल्टा जो होता है, इसमें आप वीट की एक वैरायटी है, ये है ना ट्रिटिकम, और एक होती है गोट ग्रास। इन दोनों में तो वीट के अंदर मान लो AA और BB क्रोमोसोम का नाम दिया हमने, और गोट में दिया DD। इसमें 2n इज इक्वल टू 18 है, उसमें 2n इज इक्वल टू 14 है। अब जब इनको हमने आपस में ब्रीड कराया तो ABD ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड बना और 2n इज इक्वल टू 21 था। अब जब इसको कोल्चिसिन ट्रीट करते हैं हम, तो वो दुगना हो जाता है, तो 2n 21 से 42 बन जाता है, यानी हेक्साप्लॉइड वीट की वैरायटी बन जाती है। तो AABB और DD। ऐसे ही अगर और एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल है गॉसिपियम। ये गॉसिपियम में आप देखिए, चित्र में देखिए ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, जिसका 2n इज इक्वल टू 26 है। इसका जो क्रोमोसोम है ये बड़ा होता है, लार्ज क्रोमोसोम। और दूसरा अमेरिकन कॉटन, ठीक है। तो गॉसिपियम हर्बेशियम और दूसरा गॉसिपियम रायमोंडू, ठीक है। अब इन दोनों को जब हमने इसके क्रोमोसोम्स स्मॉल होते हैं साइज में। जो F1 हाइब्रिड है इसमें 2n इज इक्वल टू 26। अब इसमें 13 तो बड़े हैं और 13 स्मॉल हैं, 13 लार्ज एंड 13 स्मॉल। जब इसको कोल्चिसिन से ट्रीट किया तो जो नई वैरायटी बनी उसका नाम दिया गॉसिपियम हाइरिसुटम न्यू वर्ल्ड कॉटन। 2n इसके अंदर हो गए 52, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइडी, खंडीय पर बहुगुणिता। एक साइंटिस्ट है स्टेबिन्स, उनके अनुसार कुछ जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं इनमें अलग अलग जीनोम एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, जीनोम के कुछ क्रोमोसोम के जो सेगमेंट्स हैं ये गैमीट्स बनाते हैं, और इनको फिर सेगमेंटल एलोप्लॉइडी कहते हैं। और नेचर में या प्रकृति में जो ज्यादातर जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो खंडीय प्रकार के होते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बहुगुणिता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी। बहुगुणिता वर्तमान में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1 है कि इनमें जो प्लांट्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, हेल्दी होते हैं और क्रोमैटिन भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है कि स्मिथ नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक तंबाकू के पौधे पे शोध की थी और उन्होंने कहा था इनकी जो पत्तियों का साइज और परागकण और रक्षक कोशिकाएं ये सब आकार में बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है कि इनकी जो कोशिका के आकार में जब वृद्धि हो जाती है तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। और चौथा पॉइंट है कि जैसे इसमें जो विभाजन की दर है वो बहुत धीमी होती है, तो ग्रोथ भी धीरे होती है इसमें। और
फिफ्थ पॉइंट है कि कई बार विपरीत प्रभाव के कारण पॉलीप्लॉइड्स की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स।